ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कहीं बीमार तो नहीं है आप? बेड रेस्ट पे तो नहीं हो? दवाइयां तो नहीं लेनी पड़ रही है ठीक होने के लिए? तो स्टूडेंट्स, हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम क्यों बीमार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम बीमार क्यों हो जाते हैं, और फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कैसी दवाएं लेनी पड़ती हैं। इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। उसको हम एक कार से कंपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो कार होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे व्हील हो गया उसका। कार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इंजन। कार के ग्लास हो गया, ये कार की बॉडी हो गई बाहर की। फिर कार के अंदर सीट्स होती है जिसमें हम बैठते हैं। ओके, अब देखो, अगर आपने कार चलाई है यार, देखिए, तो आपको पता होगा कि कभी ना कभी व्हील्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जिससे हमें कार को हमेशा ठीक कराते रहना पड़ता है, उसको रिपेयर कराते रहना पड़ता है। तो जिस तरह ये कार में या किसी मशीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खराब होती रहती हैं, वैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। जैसे हमें पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो जो सेल्स होते हैं वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, और वो जो टिश्यूज होते हैं वो मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। इन सब में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। जैसे कि हम सेल की बात अगर करें तो हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं जिससे हम ग्रो करते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। कोई सेल खराब हो गया है तो उसमें रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। कुछ सेल्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे ब्लड के सेल्स जो होते हैं, ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हार्ट हो गया। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। जैसे लंग्स हो गए, लंग्स क्या करते हैं? हमें सांस लेने में मदद करते हैं, ब्रीदिंग में हमारी मदद करते हैं। ठीक। जैसे ब्रेन हो गया हमारा। ब्रेन तो क्या काम करता है आप समझते ही हैं, बहुत सारे काम करता है। जैसे हमें चीजों को समझने में मदद करता है, अंडरस्टैंड। जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। वो क्या करता है? वो यूरिन बनाता है, तो आप देख सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है दिन रात। अब इतनी सारी एक्टिविटी चल रही है स्टूडेंट्स, तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही सकती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो जब किसी भी चीज में कहीं पर हमारे बॉडी में गड़बड़ी हो जाती है, ये जो एक्टिविटी चल रही है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्टूडेंट्स हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अनकंफर्टेबल, हमें परेशानी होने लगती है। वो जो सिचुएशन होती है इलनेस की। वो जो सिचुएशन है वो होती है इलनेस की, या हम बोल सकते हैं बैड हेल्थ की। मतलब हम सोच सकते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। तो इसी इलनेस और बैड हेल्थ के बारे में हम और आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग हेल्थ। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो हेल्थ होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, पर्सनल एंड कम्युनिटी। जैसे देखो, दोनों का एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक्सरसाइज करने पे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, राइट। गार्बेज ऑन स्ट्रीट्स, अगर आप जहां रहते हो वहां सड़कों पे अगर गार्बेज होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह पाएगी, सही बात। देखो, एक्सरसाइज करने की जहां तक बात है वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं। मैं चाहूंगा तो करूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। लेकिन गार्बेज ऑन स्ट्रीट, क्या ये मेरे कंट्रोल में है कि गार्बेज ना हो? देखो, हम सब चाहते हैं कि गार्बेज ना हो, लेकिन आपके शहर में भी हो सकता है गार्बेज रहता हो रोड्स पे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इस पे हमारी हेल्थ जरूर डिपेंड करती है ना। तो ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम पर्सनल वाली कैटेगरी में डालेंगे, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे आसपास के सोसाइटी के कंट्रोल में है, आसपास की कम्युनिटी के कंट्रोल में है, उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे।
समझ रहे हो स्टूडेंट? तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि पर्सनल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं विच वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, और कम्युनिटी के फैक्टर्स कौन से होते हैं विच वी कैन डू एज अ सोसाइटी, ठीक है, जो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते, एज अ सोसाइटी कर सकते। तो आप समझ गए होंगे कि पर्सनल फैक्टर्स कैसे होते हैं और कम्युनिटी के फैक्टर्स कैसे होते हैं। इनके और एग्जांपल्स देखेंगे हम। देखो मैंने फोटोग्राफ हटा दिया है ताकि मेरे पास स्पेस हो लिखने का। पर्सनल फैक्टर्स की बात करें, गुड हाइजीन, जैसे कि क्लीन टॉयलेट्स, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली। तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। न्यूट्रिशियस फूड, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। अब देखो कम्युनिटी रिलेटेड और भी हम पॉइंट्स देखेंगे। क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स ऑन रोड्स, रोड्स पे ड्रेन्स होती हैं उनको साफ रखना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, गुड जॉब्स, अच्छा अच्छी हेल्थ के लिए लोगों के पास अच्छी जॉब्स होनी चाहिए। आपको लग रहा हो यार अच्छी जॉब से अच्छी हेल्थ का क्या लेना देना है? देखो गुड जॉब्स शुड बी अवेलेबल सो दैट पीपल कैन अफोर्ड गुड फूड। देखो अभी हमने पढ़ा कि अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड जरूरी है अच्छे हेल्थ के लिए, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड जो है वो महंगा आता है। तो जब किसी के पास अच्छी जॉब होगी, जब लोगों के पास अच्छी जॉब होगी, तभी उनके पास पैसा होगा और वो अच्छा फूड अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए सोसाइटी में लोगों के पास अच्छी जॉब्स होनी चाहिए, तभी उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा रह सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है हार्मनी अराउंड अस। देखो हमारे आसपास अगर लोग झगड़ते रहेंगे, हम उनसे झगड़ते रहेंगे, तो हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। उसके लिए एक हार्मोनियस और फ्रेंडली एनवायरनमेंट जरूरी है स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो? तो हमने देखा कुछ पर्सनल फैक्टर्स जो हम खुद प्रैक्टिस करके अपनी हेल्थ बेटर कर सकते हैं, और कुछ कम्युनिटी रिलेटेड फैक्टर्स जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस इंवायरमेंट में रहते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, जिसे मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूं कि आवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आवर ओन हैबिट्स, आवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन आवर ओन हैबिट्स बट ऑल्सो ऑन इन्वायरमेंट अराउंड अस। सही है? सिर्फ हमारी हैबिट्स पे हमारी हेल्थ डिपेंड नहीं करती है, हमारे आसपास की इन्वायरमेंट पे भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो कि ये बच्चे बेचारे, आप देखो कैसे गंदे इन्वायरमेंट में इनको खेलना पड़ रहा है, लेकिन ये जो बच्चे आप देखो कितने साफ सुथरे इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किन बच्चों का हेल्थ बेटर होगा? आप समझ रहे होंगे इन बच्चों का हेल्थ उतना अच्छा शायद ना हो और इन बच्चों का हेल्थ अच्छा हो, बिकॉज ऑफ बेटर इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने नॉर्मल टाइप की बातें की हैं जो आपको ऑलरेडी से पहले पता भी होगी। अब धीरे धीरे हम टेक्निकल होते जाएंगे। ये देखो यहां पे दो टर्म्स मैंने लिखे हैं, हेल्थ और डिजीज। हेल्थ और डिजीज नॉर्मली लोग समझते हैं कि दोनों टर्म सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है, उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम डिजीज की बात करें। डिजीज क्या होता है? डिजीज बहुत खतरनाक वर्ड, इसका मतलब होता है कोई बीमारी। जैसे कैंसर एक बीमारी है, डिजीज है। एड्स एक बीमारी, एक डिजीज है। मलेरिया एक बीमारी है, डिजीज है। ये तो हो गया डिजीज। अब हेल्थ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? देखो हेल्थ जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली। उसका मतलब होता है, आप ऐसा सोच सकते हो, नॉट फीलिंग वेल। मतलब किसी भी रीजन से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हो कि आपकी हेल्थ खराब है, आपकी हेल्थ खराब है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि सपोज करो आप एक्चुअली में किसी डिजीज से सफर कर रहे हो, तब तो ऑब्वियस बात है कि आपकी हेल्थ खराब होगी ही होगी, बैड हेल्थ होगी। लेकिन सपोज करो आपको स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन, जैसे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्ट्रेन वगैरह आ जाता है, तो कोई डिजीज हो गया है क्या? कोई बीमारी हो गई आपको? नहीं, ऐसा नहीं। स्ट्रेन आया कुछ दिन में ठीक हो जाए, तो आपको कोई डिजीज नहीं हुई है यहां पे। लेकिन हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं कि आपकी बैड हेल्थ चल रही है, अभी स्ट्रेन आ गया है, बैड हेल्थ चल रही है, खेल वेल नहीं पाओगे। सपोज आप डिप्रेस्ड हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई आपकी, तो आप डिप्रेशन में हो, तो कोई बीमारी हो गई क्या आपको? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि यार की बैड हेल्थ है आपकी। जो सोनू निगम है, बहुत अच्छा सिंगर है, अब उसका किसी ने गला खराब है, बैड थ्रोट, गला खराब है, आवाज बजी हुई है, तो कोई बीमारी हो गई है उसको? बिल्कुल नहीं। लेकिन बेचारा अनकंफर्टेबल होगा, गाना नहीं गा पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा ढंग से, तो हम बोल सकते हैं कि बैड हेल्थ में। तो आपको समझ में आ रहा है कि हेल्थ जो है वो एक जनरल टर्म होता है, जबकि डिजीज का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बीमारी। और
इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन कैन बी इन बैड हेल्थ इवन विदाउट सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो ऐसा हो सकता है कि लोग किसी डिजीज से सफर नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी उनकी हेल्थ खराब हो। ठीक है, तो डिजीज होना और हेल्थ खराब होना एक ही बात नहीं है। तो हम डिजीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, और डिजीज के बारे में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। लुक ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज होता क्यों है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज का इलाज कैसे करते हैं हम, कैसी दवाइयां खाते हैं, प्रिवेंशन, डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लुक ऑफ डिजीज से। लुक ऑफ डिजीज, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि लुक ऑफ डिजीज का क्या मतलब है। देखो बात सिंपल सी है कि सपोज करो कोई आदमी है जिसको कोई डिजीज है और कोई आदमी है जिसको डिजीज नहीं है। तो जो आदमी डिजीज है जिसको, वो कैसा दिखेगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिख सकती हैं। जैसे कैसी प्रॉब्लम्स? हो सकता है उस आदमी को फीवर हो सकता है उस आदमी को हेडेक से सफर करना पड़ रहा हो, उसका सर बहुत दुख रहा हो, उसको लूज मोशन हो सकता है, कफ हो सकता है, उसको बॉडी पे वुंड्स हो सकते हैं जिसमें पस भी हो सकता है। तो जब कोई आदमी किसी डिजीज से सफर कर रहा होता है जनरली, तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इनमें से कुछ या फिर सारी भी आ सकती हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आने लगती है, इनको हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं अपने बॉडी में, इसका मतलब है कि हो सकता है आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हो। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स लाइक फीवर, हेडेक, लूज मोशन, कफ एक्सेट्रा विच इंडिकेट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। ठीक है, तो अगर कोई आदमी किसी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसमें शायद इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, और इन प्रॉब्लम्स को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं सिम्टम्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि आदमी डिजीज से सफर कर रहा है, लेकिन कौन सी डिजीज से सफर कर रहा है ये नहीं बताते हैं। कौन सी डिजीज से सफर कर रहा है ये नहीं बताते। जैसे कि अगर मान लो किसी को हेडेक हो रहा है, अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यार उसको शायद कोई डिजीज हो गई है, लेकिन कौन सी डिजीज है ये हम नहीं बता सकते अभी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो होने पे हेडेक हो सकता है। ठीक, जैसे कि मान लो फीवर हो गया आपको, तो सिर्फ ये देख के कि आपको फीवर हो गया, हम ये तो बोल सकते हैं कि शायद आपको कोई डिजीज हो गई है, लेकिन कौन सी ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनमें फीवर हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो हम यहां पे स्टूडेंट्स ये बात लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बात है, सिम्टम्स टेल द प्रेजेंस ऑफ सम डिजीज। सिम्टम्स ये बताती हैं कि कोई डिजीज है, बट दे डू नॉट टेल एग्जैक्टली विच डिजीज। वो ये नहीं बताती हैं एग्जैक्टली कि कौन सी डिजीज है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक प्रॉब्लम है, आप शायद समझ ही रहे होंगे कि सिम्टम से डिजीज कौन सा है ये तो पता चल नहीं रहा है, तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेगा जब पता ही नहीं चला उसको कि डिजीज कौन सा है? कैसे दवाई देगा आपको? देखो, तो डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है कि कौन सा डिजीज है? डॉक्टर्स जो है वो सिम्टम्स जैसे एक और टर्म को एनालाइज करते हैं, साइंस क्या होता है? साइंस वो चीज होती है विच टेल द एग्जैक्ट डिजीज। साइंस वो चीजें होती हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी डिजीज है। देखो, साइंस के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फाइनर डिटेल्स ऑफ सिम्टम्स। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि फीवर से ये नहीं पता चलता है कि कौन सा डिजीज है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज में फीवर होता है, लेकिन हर डिजीज में फीवर का पैटर्न थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ डिजीज में हो सकता है कि फीवर बहुत ज्यादा होता हो, कुछ में फीवर कम होता हो, कुछ में फीवर हो सकता है कि सुबह को ज्यादा हो जाता हो, शाम में कम होता हो, कुछ में शाम को ज्यादा हो जाता हो फीवर और सुबह कम होता हो।
तो इस तरीके से फीवर के अगर हम फाइनल डिटेल्स को एनालाइज करें तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा डिजीज है। वैसे ही बाकी सिम्टम्स के साथ भी एप्लीकेबल है। ओके, तो साइन में एक तो आ गया फाइनल डिटेल्स ऑफ सिम्टम्स, उससे हमें पता चल सकता है कि कौन से डिजीज है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत सारे काम करता है, आपने शायद देखा होगा। जैसे इस तरह से वो ये इंस्ट्रूमेंट लेके आपकी हार्ट बीट चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, तो उससे कुछ रीडिंग आती है, उसके हेल्प से डॉक्टर पता कर सकता है कि कौन सी डिजीज है। तो दिस विल बी अ साइन, इसको हम बोलेंगे एक साइन। जैसे ये एक और तरीके की मशीन होती है जो ब्लड प्रेशर मेजर करती है, ठीक है। इससे भी कुछ रीडिंग आती है जिससे डॉक्टर पता कर सकता है कि आपको कौन सी डिजीज है। यहां पे क्या मेजर हो रही थी? हार्ट बीट। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड या यूरिन टेस्ट, ब्लड या यूरिन टेस्ट। जैसे कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो इंजेक्शन लगाता है आपकी बॉडी में और खून निकालता है, खून निकालता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? उस खून पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। वैसे वो आप उसको अपना यूरिन भी देते हो, उस पर वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिससे उसको बहुत सारी बातें पता चलती हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपको कौन सी डिजीज है। तो दीज आर ऑल साइंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा देखते हैं, हम रिकॉल करते हैं। हमने देखा लुक ऑफ डिजीज। हमने देखा कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई बीमारी हुई है, कोई बीमारी हुई है। कौन सी हुई है वो पता नहीं चलता अभी सिम्टम्स से। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर और एनालिसिस करते हैं, उनको कुछ साइंस मिलते हैं जिनसे उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा डिजीज है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डिजीज। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आखिर डिजीज हमें होता ही क्यों है। तो डिजीज के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में यहां डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कॉज स्टूडेंट्स और इंटरनल कॉज। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कॉज क्या क्या हो सकते हैं डिजीज होने के। जैसे कि हमने माइक्रोब्स के बारे में तो पढ़ा ही है पहले वाले चैप्टर्स में। जैसे आप नाम ले सकते हो, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, और स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ हो गया, फिर वॉर्म्स होते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसके कारण हमें डिजीज हो जाते हैं। अब ये हमारे बॉडी के अंदर कैसे घुसते हैं वो भी हम देखेंगे। तो इनके हमारे बॉडी में घुसने के कारण जब डिजीज होता है तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल क्यों एक्सटर्नल बोल रहे हैं आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर से आते हैं। कम फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, कम फ्रॉम आउटसाइड बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर से आते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार इंटरनल कॉजेस भी होते हैं डिजीज के। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मान लो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी हो सकती है। तो ये इंटरनल कॉज हुआ या एक्सटर्नल कॉज हुआ? लैक ऑफ एक्सरसाइज आप समझ रहे होंगे वो एक इंटरनल कॉज है, किसी ने आप पे अटैक तो किया नहीं है, तो ये इंटरनल कॉज है डिजीज होने का। जैसे फिर ओवर ईटिंग। अब देखो ऐसे तो हमें अच्छे अमाउंट में खाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी खा लोगे तो बीमार हो जाओगे, ठीक। जैसे आपको ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी जानते हो आप? ओबेसिटी का मतलब होता है कि आप बहुत मोटे हो गए हो, ठीक। तो ये भी एक इंटरनल कॉज है, आपने ज्यादा खाया इसलिए आप बीमार हुए। मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन मतलब यार कि आपने अगर अच्छा खाना नहीं खाया, हेल्थी फूड नहीं खाया, तो आप बीमार हो सकते हो। फिर जेनेटिक रीजंस होते हैं कई बार। जेनेटिक रीजंस का मतलब होता है कि जैसे कि अगर पेरेंट्स को कोई बीमारी है, और उससे चिल्ड्रन को वो बीमारी आ जाती है, ठीक है, फैमिली मेंबर से अगर कोई बीमारी आती है तो उसको हम जेनेटिक बीमारी बोल सकते हैं। फिर सिंस बर्थ। कई बार बहुत अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जन्म से ही कोई लोगों में बीमारी होती है। जैसे जन्म से ही किसी की आंख खराब है, जन्म से ही कोई ब्लाइंड है, ठीक है। तो इसमें बाहर से तो कोई अटैक हुआ नहीं है, ये भी इंटरनल कॉज हुआ, ठीक है। फिर हो सकता है कॉज फेलियर ऑफ सम ऑर्गन्स। जैसे कोई ऑर्गन आपका फेल हो गया, जैसे किडनी अचानक फेल हो गई, ठीक है, हार्ट अचानक फेल हो गया, ठीक है, आपकी आंखें अचानक फेल हो गई तो आप ब्लाइंड हो गए।
ये सब भी इंटरनल कॉज है। तो एक्सटर्नल कॉज में मेनली ये आता है कि कोई माइक्रोब आप पे अटैक करता है, तो उससे आपको जो डिजीज होता है, तो हम उस टाइम बोलेंगे कि एक्सटर्नल कॉज था। और अदरवाइज बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनको हम इंटरनल कॉजेस बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने कॉज ऑफ डिजीज देख लिया। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है हमारा दोस्त चिंटू। ये चिंटू जो है वो बीमार पड़ जाता है, उसको लूज मोशन होने लगते हैं, ठीक है, वो बीमार पड़ गया। क्यों बीमार पड़ गया यार? ये आप देख सकते हो कि वो गंदा पानी पी रहा है। आपको कभी नहीं करना ऐसा। तो वो जो गंदा पानी पी रहा था उसमें माइक्रोब्स थे, सपोज करो वायरस था। तो जब उसने पानी पिया तो पानी के साथ साथ वायरस भी उसके बॉडी में चला गया और उसने उसको बीमार कर दिया। तो हम बोल सकते हैं चिंटू क्यों बीमार हुआ? क्योंकि उसके बॉडी में वायरस चला गया। सही है। अब उसके बॉडी में वायरस क्यों गया? तो हम बोल सकते हैं वायरस इसलिए गया क्योंकि उसने डर्टी वाटर पिया। ठीक। अब उसने डर्टी वाटर पिया क्यों पिया उसने डर्टी वाटर? उसको शौक है डर्टी वाटर पीने का? नहीं, बेचारा गरीब है, उसके पास पीने का साफ पानी है ही नहीं, तो इसलिए प्यास लगी तो मजबूरी में प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीना पड़ा। तो उसने क्यों पिया गंदा पानी? बिकॉज ऑफ पोवर्टी। समझ लो आप स्टूडेंट्स? तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली उसके बीमार पड़ने का रीजन तो है वायरस, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोवर्टी, गरीबी भी उसके बीमार पड़ने का रीजन है। ठीक। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो वायरस का उसके बॉडी के अंदर जाना है, ये जो है वो इमीडिएट कॉज है। ये इमीडिएट कॉज है उसके डिजीज का, इमीडिएट कॉज है। या फिर हम बोलेंगे उसको कि वो फर्स्ट लेवल कॉज है, फर्स्ट लेवल कॉज। उसने गंदा पानी पिया, इसको हम बोलेंगे सेकेंड लेवल कॉज ऑफ हिज डिजीज, सेकेंड लेवल कॉज ऑफ हिज डिजीज। वो गरीब है, उसको हम बोलेंगे थर्ड लेवल कॉज ऑफ हिज डिजीज। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप? सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और बात है समझने की। चिंटू जिस बस्ती में रहता है उसमें और बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल, और उनका सिनेरियो वही है जो कि चिंटू का है। चिंटू की तरह वो भी गरीबी का शिकार है। जब प्यास लगती है तो चिंटू की तरह वो भी यही गंदा पानी पीते हैं, और यही गंदा पानी पीते हैं तो उनके अंदर भी यही वायरस जाता है। तो कायदे से चिंटू की तरह इन सबको लूज मोशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, सबको बीमार हो जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा होता हुआ क्या कि सारे के सारे बच्चे बीमार हो जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सब गरीब हैं, सब यही गंदा पानी पीते हैं, सबके अंदर वायरस जा रहा है, लेकिन बीमार सिर्फ कुछ ही होते हैं, सारे के सारे बीमार नहीं हो जाते। अब आप थोड़े परेशान हो गए होंगे ऐसा क्यों? तो देखो, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा यहां पे, जेनेटिक डिफरेंस। जेनेटिक डिफरेंस का मतलब देखो क्या होता है कि मान लो कि दो लोग हैं और ये मिलके एक बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, एक चाइल्ड पैदा करते हैं ए, और दो दूसरे अलग लोग हैं, ये दोनों मिलके दूसरा चाइल्ड पैदा करते हैं, चाइल्ड बी। ओके, अब देखो ये जो दो लोग हैं वो अलग होंगे कंपेयर टू दीज टू पीपल। सही है? जैसे इनमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है इन लोगों में कंपेयर टू दीज पीपल। मतलब इनकी हाइट अलग होगी, इनका कलर अलग होगा, इनके बोलने का ढंग अलग होगा, मतलब अलग अलग चीजें होंगी इनमें कंपेयर टू देम। तो क्या होगा कि इनका जो बच्चा होगा, चाइल्ड है, वो अलग होगा कंपेयर टू चाइल्ड भी। इन दोनों बच्चों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, और उसका रीजन होगा उनके डिफरेंट पेरेंट्स। तो डिफरेंट पेरेंट्स होने के कारण जो डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, उनको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जेनेटिक डिफरेंसेस। उनको बोल सकते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस। हायर क्लासेस में इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। ओके, तो अब ऐसा हो सकता है कि ये जो चाइल्ड है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है वायरस को लेके, मतलब ये वायरस को थोड़ा टॉलरेट कर सकता है, मतलब कोई वायरस इसके बॉडी में जाए तो ये जल्दी बीमार नहीं होगा, ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है इस चाइल्ड की। लेकिन ये चाइल्ड ऐसा हो सकता है कि ये तुरंत बीमार हो जाए, ये वायरस को टॉलरेट नहीं कर सके, थोड़ा भी इसके अंदर वायरस गया तो ये बीमार हो जाएगा। ठीक, तो अब आप समझ होंगे स्टूडेंट्स कि क्यों कुछ ही बच्चे बीमार हो रहे थे हालांकि सबके अंदर वायरस जा रहा था। तो जो बीमार हो रहे थे उनके बीमार होने का रीजन है जेनेटिक डिफरेंस। ठीक है,
तो सबके अंदर वायरस गया, सबने गंदा पानी पिया था, सबके अंदर वायरस गया, लेकिन बीमार कुछ ही हुए, ठीक है, क्योंकि सब बच्चे जेनेटिकली थोड़े डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, चिंटू के बीमार होने में जेनेटिक डिफरेंस का भी रोल है, ठीक है, चिंटू के बीमार होने में जेनेटिक डिफरेंस का भी रोल है। तो ये जो जेनेटिक डिफरेंस है उसको हम यहां पे बोल सकते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज, कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज। आप समझ रहे हो ना? देखो, फंडामेंटली तो डिजीज वायरस के कारण हो रहा है, जो डर्टी वाटर से आया और जो पॉवर्टी के कारण है। तो फंडामेंटली जो बीमारी है वो वायरस से फैल रही है, लेकिन जो जेनेटिक डिफरेंस है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये डिसाइड करने में कि डिजीज होगा या नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे यहां पे कंट्रीब्यूटरी कॉज। एक बात और हम यहां पे नोट करेंगे कि कंट्रीब्यूटरी कॉज इज नॉट अ कॉज ऑफ डिजीज बाय इटसेल्फ। मतलब ये जो कंट्रीब्यूटरी कॉज था, जेनेटिक डिफरेंस, वो अपने आप में डिजीज का कॉज नहीं है, अपने आप में डिजीज का कॉज नहीं है। मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर और कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये वायरस अगर नहीं आते हैं, अगर ये वायरस नहीं आते हैं, तो ये जो जेनेटिक डिफरेंस है वो खुद से डिजीज नहीं कर सकता, वो खुद से चिंटू को बीमार नहीं कर सकता। तो जेनेटिक डिफरेंस जो है वो खुद से डिजीज क्रिएट नहीं करता है, उससे ये डिसाइड होता है कि हाँ, जब ये वायरस अटैक करेगा तो डिजीज होगा या नहीं। लेकिन अगर वायरस अटैक नहीं करता है तो जेनेटिक डिफरेंस के कारण कोई डिजीज नहीं होने वाला। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, स्टूडेंट्स, बहुत तरह की डिजीज होती हैं, उनके नाम्स भी देखेंगे, तो उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोल्ड एंड कफ, ये एक डिजीज का मैंने नाम लिखा है, और एक ट्यूबरकुलोसिस। तो कोल्ड एंड कफ जो होता है ये छोटी मोटी बीमारी है, हम सबको होती है विंटर्स के सीजन में खासकर, ठीक है, हम छींकते हैं, खांसते हैं इसमें। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। अब देखो, ये अगर कोल्ड एंड कफ जैसे आपको बीमारी हो गई तो कितना टाइम लगेगा इसको ठीक करने में? सोचो, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो ऐसी जो डिजीज होती है इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डिजीज। शॉर्ट टर्म डिजीज होने का मतलब है कि जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई खतरनाक बीमारी आपको हो गई तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म डिजीज, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होती है, इसको सालों लग सकते हैं ठीक होने में। फिर ये जो कोल्ड एंड कफ वाली बीमारी है ये उतनी सीरियस नहीं है, नॉट वेरी सीरियस, बहुत सीरियस टाइप की डिजीज नहीं है। क्योंकि क्या होगा, हफ्ते 10 दिन तक कोल्ड कफ रहेगा, छींकोगे, खांसोगे, बट ठीक है, फाइनली जल्दी ठीक हो जाओगे, और कोई ज्यादा लॉस भी नहीं हुआ, छींक लिए, खांस लिए, तो क्या फर्क पड़ता है ज्यादा। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो गई तो ये बहुत सीरियस बीमारी है, और इसके बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वेरी सीरियस कंसिक्वेंसेस। बहुत हार्म हो सकता है आपको इस बीमारी के होने से, जैसे कि आपका वेट लॉस हो सकता है बहुत ज्यादा, आपका वेट बहुत कम हो जाए, ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा टायर्ड फील करो, कोई काम करने के लायक ही नहीं रहो, इतने टायर्ड फील करो। फिर कोल्ड एंड कफ में जब ये बीमारी ठीक हो जाती है, एक बार ये बीमारी ठीक हो गई तो आप बैक टू बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो हम लिख सकते हैं बैक टू नॉर्मल वंस क्यूर्ड। एक बार बीमारी ठीक हो गई तो बिल्कुल वैसे हो जाओगे जैसे पहले थे। लेकिन इस बीमारी में ऐसा हो सकता है कि ठीक होने के बाद भी, बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ असर रह जाए। तो देखो, मैंने लिखा है सम बैड इफेक्ट्स मे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू गो। सही समझ लो स्टूडेंट्स आप? देखो, इस टाइप के जो डिजीज होते हैं उनको नाम दिया गया है एक्यूट डिजीजेस। और इस टाइप के जो डिजीज होते हैं उनको नाम दिया गया है क्रॉनिक डिजीजेस। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्यूट डिजीज वैसे डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और क्रॉनिक डिजीज वैसे डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स जो लंबा टाइम लेते हैं ठीक करने के लिए, ठीक होने में, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको ठीक होने में। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पे बेस्ड है कि कौन कितना टाइम लेता है ठीक होने में। ओके, अब जैसे देखो, एक्यूट डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे।
एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, कोल्ड एंड कफ, और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे टाइफॉइड, टाइफॉइड जल्दी ठीक हो जाता है, मलेरिया ये भी जल्दी ठीक हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, ये सब एक्यूट डिजीज के एग्जांपल है। क्रॉनिक डिजीज के एग्जांपल हो सकते हैं कैंसर, एड्स, ये तो कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि ठीक ही नहीं होती, इलिफेंटिएसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल फंडा है। बेस्ड ऑन कॉज, देखो अभी जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो ड्यूरेशन के बेसिस पे था, अब हम कॉज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे अभी आप समझ जाओगे, दो कैटेगरीज में हमने डिजीजेस को डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि बहुत सारे डिजीजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, उनके कारण होते हैं। तो ऐसे जो डिजीजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, और बाकी जो डिजीजेस बच गए उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। हम लिख सकते हैं कि अ डिजीज इज कॉल्ड infectious. A disease is called infectious if its immediate cause is microbes. ठीक है, किसी डिजीज को हम इन्फेक्शियस बोलेंगे अगर उसका इमीडिएट कॉज जो है वो माइक्रोब्स है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। समझ रहे हो आप बात? जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करना चाहें तो इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, एड्स, ओके, ये एग्जाम्पल्स हो गए इन्फेक्शियस डिजीजेस के। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने चाहें तो वो हो सकता है कैंसर, डायबिटीज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो आगे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अब हम इन्फेक्शियस डिजीजेस पे कंसंट्रेट करेंगे, नॉन इन्फेक्शियस पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होगा। इन्फेक्शियस डिजीज को अब हम और डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट।